हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हमारा जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग करने वाले हैं। इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को डिस्कस, एनसीईआरटी पार्ट 2। तो सबसे पहले तो भाई ये जी पढ़ लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जस्ट मैथ इजी। उसके बाद स्टार्ट करेंगे 7.2 एक्सरसाइज। ओके, तो देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 7.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इंटीग्रेट करना है। ये हमारा एनसीईआरटी पार्ट 2 में है 7.2। ठीक है, तो 7.2 का पहला क्वेश्चन है दिस। तो देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। कह तो रहा हूँ दो तरीका, लेकिन है वो एक ही तरीका, बस बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। दो तरीका इसमें क्या करते हैं, देखो जो दूसरा तरीका मैं बोल रहा हूँ ना, है वही जो अभी मैं करूँगा ना, वही तरीका है। बट वो अगर आपको एक ट्रिक पता है तो उससे कर सकते हो। बट वो ट्रिक आप कब यूज़ करना, जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जब सब्जेक्टिव में सवाल आएगा तो जैसे बता रहा हूँ पहले वैसे करना। तो देखो जब भी क्वेश्चन मिले इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूशन का सोचा करो कि क्या यहाँ पे कुछ लेट करेंगे अगर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन छिपा हुआ है क्या। तो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 1 + x²। इसका डिफ्रेंशिएशन देखो न्यूमरेटर में है 2x, तो इसको t मान लो। इसको फर्स्ट लेट करने के बाद अच्छा इंटीग्रेशन में जो भी है उसको हम i = लिख के किया करना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 1 + x² को t मान लेंगे। फिर दोनों साइड या तो t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो या तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो हम लोग जनरली क्या क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्या करेंगे, x के ही रिस्पेक्ट में किया करेंगे। अगर हम t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा और dt/dt यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो वो नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, पहला सब क्वेश्चन देखते ही क्या ढूंढना है कि क्या यहाँ पे किसी को t अगर लेट करते हैं तो जब उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उनका डिफ्रेंशिएशन क्या छिपा हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल यहाँ पे छुपा हुआ है। तो आराम से t लेट कर लो। तो t लेट कर लिए, फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। t लेट करो, z लेट करो, कुछ भी लेट कर सकते हो, a b c कुछ भी लेट कर सकते हो। तो t लेट किए हम, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लेट किए हुए हैं, है ना। तो नाउ ये डिफ्रेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में बोथ साइड, तो ये हो गया dt/dx। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो एडिशन है तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 1 d1/dx प्लस dx² इक्वल टू dt/dx। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x इक्वल टू dt/dx। अच्छा ये x² का डिफ्रेंशिएशन 2x कैसे हुआ, यहाँ पे हम लोग ये वाला तरीका अप्लाई किए। x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx की पावर n-1, जहाँ पे n बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है। तो देखो x² है तो क्या करेंगे, n सामने आएगा और x की पावर 2-1, तो ये अप्लाई हो गया, है ना। नाउ अब देखिए अपने को क्या मिल चुका है, dt/dx हो चुका है। तो यहाँ से dx की वैल्यू बताओ क्या आ रहा है, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ रही है, तो dx की वैल्यू आ रही है dt/2x। अब फ्रॉम 1 चलते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे, 2x तो एज इट इज़ छोड़ दो, फर्स्ट में चलो और 2x को एज इट इज़ छोड़ दो। 1 + x² को क्या माने हुए हैं, t माने हुए हैं, लिख दीजिए t। अच्छा dx का वैल्यू क्या निकाले हुए हैं, dt/2x, 2x कैंसिल हो गया, क्या मिला अपने को, 1/t dt। और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो i = हो जाएगा log t + c। log के बगल में जब भी लिखा करो मॉड लगा दिया करो, क्योंकि log पॉजिटिव रियल नंबर के लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो log t का वैल्यू क्या है, t का वैल्यू क्या है, देखो क्या लेट किए हैं, 1 + x², तो ये हो जाएगा 1 + x² प्लस c। देखो यहाँ पे अगर मॉड नहीं भी लगाते तो चलता, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है, 1 पॉजिटिव और x² भी पॉजिटिव, स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, दो पॉजिटिव का सम पॉजिटिव ही होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब दूसरा मेथड बताऊंगा इसी क्वेश्चन को करने का। मेथड दूसरा नहीं है, यही चीज़ है, शॉर्ट ट्रिक है, समझो। लिखो पहले इसको, यहाँ पे इसका जो दूसरा मेथड एक ट्रिक होता है कि कभी भी अगर
कोई फंक्शन अपॉन में दिखे, कोई फंक्शन है एफ एक्स, है ना, और उसी का डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में दिखे, मतलब एफ डैश एक्स दिखे। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और उसका डिफ्रेंशिएशन न्यूमरेटर में हो तो उसका आंसर डायरेक्ट होता है लॉग ऑफ एफ एक्स। क्या होता है? लॉग ऑफ एफ एक्स, बेस में क्या है? ई है ना। तो ये आंसर होता है। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2x होगा, जो न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा लॉग ऑफ, यहीं पे लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा क्या? लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ एक्स तो यही है ना, देखो एफ एक्स ये है और ये अपना क्या था? एफ डैश एक्स था, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या किए, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके का बहाना ये था कि हमारा ये रिवाइज हो गया, ठीक है ना। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग एफ एक्स होता है। डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है, न्यूमरेटर में उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, ध्यान रखना। एफ डिफ्रेंशिएशन बाय फंक्शन, मतलब एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स होता है। एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एफ एक्स होता है। आई बात समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लॉग एक्स का होल स्क्वायर, लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स का स्क्वायर नहीं है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर है, सिर्फ एक्स का स्क्वायर नहीं है। तो लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स है। क्या सिखाए हैं कि इस एक्सरसाइज में 7.2 में, या फिर देखो इंटीग्रेशन में, ये तो हमारा भी 7.2 चल रहा है, मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो सबसे पहले ना सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा करो कि क्या कुछ लेट करने पे डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, नहीं दिख रहा तो फिर और भी तो बहुत सारे मेथड हैं, बाय पार्ट्स हैं, पार्शियल फ्रैक्शन है ना, सब आगे चल के डिस्कस करेंगे वो भी हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखो तो किसी का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है क्या? हाँ, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1/x दिख रहा है। तो क्या करो, यहाँ पे इसको लेट कर लो, जिसका भी डिफरेंस, जहाँ पे लेट करने से पहले उसका नंबरिंग डाल दिया करो, 1 मान लिया उसको, ठीक है। लॉग एक्स को t मान लो, ओके। तो इनका डिफ्रेंशिएशन अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, या तो x के रिस्पेक्ट में करो या तो t के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t। तो d log x अपॉन dx इक्वल टू dt बाई डी एक्स, ओके। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/x। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अगर स्टार्टिंग पर कोई भी होगा समझ में आ जाएगा तुरंत और याद हो जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इक्वल टू dt बाई डी एक्स। तो अपना टारगेट क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dx की वैल्यू निकाल लेना और उसको यहाँ पे चिपका देना फर्स्ट में, ठीक है। चिपका देना मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना। तो dx की वैल्यू आ रही है x इंटू डी टी, आ रही है ना। अब चलो फ्रॉम 1 क्या करेंगे? फ्रॉम फर्स्ट में आते हैं। फ्रॉम फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन? i इक्वल टू लॉग एक्स को t माने हुए है ना, तो t का स्क्वायर कर दो, t का स्क्वायर हो गया अपॉन x। और dt का वैल्यू क्या आया है? x dt आया है। dt का वैल्यू क्या आया है? x dt आया है। तो यहाँ से x कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? सिर्फ t स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? t³/3 हो जाएगा। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी इंटीग्रेट होता है तो बाद में c ऐड कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू क्या थी? log x थी। तो यहाँ पे हो जाएगा log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस c इज़ द आंसर। आई बात समझ में? तो इसका ये एक तरीका था, ठीक है। चलो लिख लो। अच्छा, यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू टी एक्स कर रहे हैं ना, तो मैं टी लिख दिया था, विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखिए, मिस्टेक हो गया था। हो सकता है आप लोग पहले लिखे होंगे तो समझ गए होंगे सर ने मिस्टेक किया है, ठीक है ना, तो हो जाता है मिस्टेक। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो और ये हो जाओ, ओके। सॉरी मिस्टेक हो गया था। तो देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? 1/x प्लस x इंटू लॉग एक्स। देखो यहाँ पे किसी का भी डिफ्रेंशिएशन मुझे दिख नहीं रहा है। x को डिफ्रेंशिएट लेंगे, लेट करेंगे तो t हो जाएगा, और अगर हम x log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा जैसे पिछले 2 सवाल थे उससे थोड़ा सा एक कदम ज़्यादा सोचना है। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ये सोचना है कि क्या मैं यहाँ पे x कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो देखो अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे
तो क्या हो जाएगा, x कॉमन लेने से अपने पास क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अब देखो ज़रा ध्यान से कि अगर हम यहाँ पे log x को t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ 1/x दिख रहा है। या तुम log x को t ना मान के तुम लोग क्या करो बच्चों, यहाँ पे ना 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लो, क्योंकि 1 को लेने से अगर आप सिर्फ log x को लोगे तो 1 प्लस टी आ जाएगा, उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1 प्लस टी का भी इंटीग्रेशन ईजी है। log x 1 प्लस टी का भी इंटीग्रेशन जैसे 1/t का होगा ना इंटीग्रेशन, वैसे ही 1/1 प्लस टी का इंटीग्रेशन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा सिर्फ log x को t मत मानो, 1 प्लस log x को t मान लो, उसका डिफ्रेंशिएशन हमें 1/x यहाँ पे दिख रहा है। आई बात समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको फर्स्ट मान लेना है, फिर क्या करना है, लेट करना है 1 प्लस log x को क्या मान लेना है t, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। पिछले क्वेश्चन में मिस्टेक लिख दिए थे गलत, हमेशा देखो t के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन x के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, है ना, dt/dx। अब बताओ यहाँ पे प्लस है, देखो डिफ्रेंशिएशन में जब भी दो फंक्शन हो और ऐड में लिखा हो, प्लस में हो, जैसे कुछ भी हो, u प्लस वी का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे होते हैं तो अलग अलग कर देते हैं उसको, प्लस और माइनस में अलग अलग कर दिया जाता है। मल्टीप्लाई डिवाइड में तो फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, तो यहाँ पे क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो उसी तरह ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो u 1 और log x है ना, दो अलग अलग फंक्शन है तो अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए, सॉरी डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो d1/dx प्लस d log x/dx इक्वल टू क्या होगा, dt/dx। 1 का डिफ्रेंशिएशन तो जीरो होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है ना, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का एक मतलब भी ये भी होता है रेट ऑफ चेंज। तो कांस्टेंट तो कभी चेंज ही नहीं होता है, हमेशा वो कांस्टेंट होता है, तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो कि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन इसलिए जीरो होता है। तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो गया यहाँ पे, और log x का क्या हो जाए, जीरो प्लस log x का 1/x इक्वल टू dt/dx। तो यहाँ पे 0 प्लस 1/x तो 1/x ही हो जाएगा, dt/dx। अपना क्या टारगेट होता है, लेट करने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं और dx की वैल्यू निकालते हैं। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी dx की वैल्यू x dt हो जाएगी ना। तो अब इस dx की वैल्यू को यहाँ पे फ्रॉम 1 में आइए रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट, नाउ फ्रॉम फर्स्ट। तो i इक्वल टू क्या था, 1 अपॉन x, और देखो ज़रा इसको 1 प्लस लॉग एक्स को तो हम t माने हैं, 1 अपॉन एक्स इंटू टी, और dx की वैल्यू क्या है, x dt है। तो x फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, सिर्फ 1/t dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस c। log के साथ हमेशा मॉड लगा दिया करो। तो आंसर हो गया i इक्वल टू लॉग ऑफ t का वैल्यू क्या है बच्चों, t का वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स है, t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है, तो 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस सी इज़ द आंसर। आई बात समझ में, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इंटू, ये इंटू है, प्रोडक्ट में है, साइन इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स। इस साइन के एंगल में है कॉस एक्स, जो थीटा है वो कॉस एक्स है। तो हमेशा याद रखना कि एंगल में कोई लीनियर ही होगा, मतलब अलजेब्रा ही होगा। अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे x होनी चाहिए थी, ये है तो कभी ये इंटीग्रेट नहीं होगा। तो आपको सामने वाला ने ये क्वेश्चन देके इनडायरेक्टली हिंट कर रहा है, इसको आप t मानो पहले, ठीक है। और दूसरा भी बात, अगर हम cos को t मानेंगे तो देखो तो उसका डिफ्रेंशिएशन छिपा हुआ है कि नहीं, दिखा छिपा हुआ है sin x। कभी भी जो यहाँ पे होता है ना d के साथ, एंगल में भी वही चीज़ होनी चाहिए, और एंगल में अगर इसको छोड़कर कुछ और है तो कभी इंटीग्रेट नहीं होने वाला है यहाँ। तो एक तो तरीका ये था कि ऑपरेटर अगर dx है, d के साथ अगर x है तो एंगल में भी x होनी चाहिए थी, पहली बात। नहीं है तो इसलिए cos x को t मानेंगे। दूसरी बात, cos x को t मानने से फ़ायदा क्या, तो देखो cos x को t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ये भी नहीं लॉजिक समझ में आया होगा
कि या फिर पहले से भी नहीं पता होगा कि मान लो कि सर cos x अगर एंगल में है तो क्या दिक्कत है, तो भी देखो सीखे हुए हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन को देखा करो, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन देखा करो कि किसी को टी मानने से डिफ्रेंसिएशन उसका दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सवाल में। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पे cos x को टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्वेश्चन में दिख रहा है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, अच्छा ये i इक्वल टू 4th नंबर क्वेश्चन है, i इक्वल टू ले लो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। तो cos x को t मान लिए, फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ, मैं शॉर्ट में DIFF लिखता हूँ, एग्जाम में आप लोग पूरा लिखा करो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर दे डिफ्रेंशिएट, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हम दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो d cos x अपॉन dx हो जाएगा इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगी, है ना। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। एक ट्रिक है, जो भी c से स्टार्ट होगा उसका डिफ्रेंशिएशन में माइनस आएगा ही, c से, जैसे cos के डिफ्रेंशिएशन में माइनस आएगा, cot में आएगा, cosic में आएगा, है ना। cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, cot का डिफ्रेंशिएशन माइनस cosic स्क्वायर x, और cosic x का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऑफ cosic x इंटू cot x, सब में माइनस आने वाला है, ठीक है। cos इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन में भी पहले माइनस आएगा, -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो जब आएगा देखा जाएगा उस टाइम। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन x इक्वल टू dt बाई dx, है ना। तो हमारा टारगेट क्या होता है यहाँ से बच्चों, dx की वैल्यू निकालनी। dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन माइनस साइन x हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में चलो, फ्रॉम फर्स्ट, तो i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं फर्स्ट में, i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन x इंटू साइन टी dt अपॉन माइनस साइन x, माइनस ऑफ साइन एक्स कट गया, माइनस बाहर निकाल दो, तो i इक्वल टू हो गया माइनस इंटू साइन टी डी टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा कॉस टी प्लस क्या हो जाएगा, कॉस टी प्लस सी। अब टी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, माइनस ऑफ कॉस, टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब सुनो ज़रा ध्यान से, यहाँ पे कुछ गधे होते हैं जो ये कॉस और कॉस को स्क्वायर कर देते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, ये कॉस के एंगल में है कॉस एक्स, ठीक है ना, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर मत कर देना, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, है ना। चलिए लिखिए, यहाँ पे साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, चलिए लिख लीजिए अब। तो बच्चों नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस, क्या लिखा हुआ है, साइन का एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी, कॉस का भी एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करेंगे। पहला जनरली जो अब ट्रेंड चले आ रहा है उस मेथड से करूँगा, जो आपके एनसीईआरटी में जिस मेथड का आंसर दिया हुआ है, उसके बाद मैं एक दूसरा मेथड भी बताऊँगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को जैसे साइन इंटू कॉस जैसे ही दिखे और एंगल सेम दिखे तो साइन 2 थीटा के बारे में सोचा करो। साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी होता है साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे अगर देखो ये भी साइन का एंगल है, ये भी साइन का एंगल देखो ए एक्स प्लस बी है, कॉस का भी एंगल ए एक्स प्लस बी है, तो मतलब थीटा थीटा सेम है। तो अगर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दूँ तो साइन 2 थीटा का आइडेंटिटी बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, अच्छा अभी यहाँ पे ना हम कुछ लेट नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पहले पे 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर रहे हैं। तो आई इक्वल टू ये दिया हुआ है, तो आई इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब देखो तो ज़रा ये अपॉन में 2 है तो 1/2 बाहर आ जाएगा क्या, तो क्या बन जाएगा, 2 इंटू साइन ए एक्स, कॉन्स्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले सकते हैं, तो 2 तो 1/2 तो कॉन्स्टेंट था इसीलिए बाहर इसको ले लिए इंटीग्रेशन से बाहर डी एक्स। अब देखो ज़रा
2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए दोनों जगह सेम होना चाहिए, ये नहीं कि अगर यहाँ ax प्लस बी है और यहाँ पे cx प्लस डी होता तो अप्लाई नहीं कर पाते हम साइन टू थीटा का आइडेंटिटी। थीटा सेम होना चाहिए, थीटा देखो दोनों सेम ही है, ax प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, हाफ इंटू ये बन जाएगा साइन टू थीटा क्या है, ax प्लस बी हो गया, है ना। अच्छा इसको एक और स्टेप करो, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2ax प्लस 2b dx हो गया ना। तो लिखिए पहले यहाँ तक, तो क्या है यहाँ पे साइन 2ax प्लस बी। देखो i इक्वल टू साइन इंटू साइन का एंगल क्या हो गया 2ax प्लस 2b। देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो i इक्वल टू हाफ ऑफ इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस थीटा क्या है 2ax प्लस 2b। अब सुनो, जब भी जैसे मान लो मैं fx का इंटीग्रेशन करूं तो मुझे कैपिटल fx मिले, तो x के जगह पे कोई लीनियर भी बन सकता है। मतलब x के जगह पे अगर मैं उसी तरह उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बस वेरिएबल दूसरे फॉर्म में आ गया है, वो सिर्फ x था, यहाँ पे ax प्लस बी है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा f ऑफ ax प्लस बी अपॉन a। x का कॉफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं, क्या करते हैं, x का कॉफिशिएंट डिवाइड कर देते हैं। अगर fx का इंटीग्रेशन ये है, जैसे मान लो देखो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होती है। तो वहीं अगर मैं बोल दूँ e की पावर मान लो 3x प्लस 4 का इंटीग्रेशन बोल दूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 3x प्लस 4। x की जगह पे क्या आ गया, ax प्लस बी, मतलब 3x प्लस 4, तो x का कॉफिशिएंट डिवाइड करना है तो 3 डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहीं पे वही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्या डिवाइड कर देंगे, x का कॉफिशिएंट क्या है 2a है, तो 2a डिवाइड कर दिए, तो i इक्वल टू कितना हो गया, माइनस इंटू माइनस ऑफ 2ax प्लस 2b अपॉन 4a इज द आंसर। लिखिए पहले, अच्छा यहाँ पे प्लस सी भी कर लेना, है ना। तो ये आंसर हो गया। अब देखो दूसरा एक और मेथड बताते हैं, इसको लिख लीजिए, ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 का एक दूसरा मेथड ये है, अभी तक जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या देखते थे, जो भी 1 1 2 3 4 क्वेश्चन किए, ये 5th है ना अपना। तो इतने क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे थे अभी तक, कि कुछ होता था तो उसका डिफ्रेंसिएशन ढूंढते थे। क्वेश्चन में जो दिया रहता था, तो 2 फंक्शन अगर इनटू में है, सब्ट्रैक्शन में है, डिवाइड में, जो भी होता था, मैं क्या सोचता था कि एक फंक्शन को देखो टी लेट, जिसको लेट कर सकते हो, क्या जिसको लेट टी कर रहे हो उसका डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। देखो यहाँ पे साइन को अगर हम टी मानेंगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन कॉस दिख रहा है, या कॉस को भी टी मानोगे तो उसका डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन तो दिख रहा है, माइनस बाहर ले लेंगे, ठीक है ना। तो किसी को भी इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, किसी को भी टी मान लो, साइन को टी मानो या कॉस को टी मानो, तो मैं यहाँ पे साइन को टी मान रहा हूँ। तो यहाँ पे लेट कर लो, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लीजिए साइन ax प्लस बी को क्या मान लो, टी मान लो, साइन ax प्लस बी को क्या मान लो, टी मान लो। फिर क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा बताओ, देखो यहाँ पे d साइन ax प्लस बी अपॉन dx इक्वल टू dt बाई dx, है ना। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन जो हम लोग कर रहे हैं चेन रूल अप्लाई होगा, पहले साइन का डिफ्रेंशिएशन ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में होगा। तो साइन का डिफ्रेंशिएशन ax प्लस बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, कॉस एक्स, साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या हो गया ax प्लस बी, फिर इंटू करके ax प्लस बी का फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। अच्छा, अपॉन में dx होगा, जब तक अपॉन में dx, जब तक x के dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में जब तक डिफ्रेंशिएट नहीं होगा तब तक ये चेन रूल चलते रहता है, ठीक है। इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे बताओ ax प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा, क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन, सिर्फ a बाहर आएगा, dx बाई dx 1 होगा, b का तो कांस्टेंट है, a और b दोनों कांस्टेंट है, तो a तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ है तो a बाहर आ जाएगा, तो dx बाई dx 1 और db बाई dx 0, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, तो यहाँ से सिर्फ a मिलेगा, तो आंसर डिफ्रेंशिएशन हो गया यहाँ से a, तो a इंटू कॉस ax प्लस बी इक्वल टू dt बाई dx। तो बच्चों यहाँ से अपने पास dx की वैल्यू निकालनी,
तो dx की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आ गई, dx इक्वल टू आ गई, dx को इधर ले आए तो dt अपॉन दिस। अब क्या करेंगे हम लोग, फ्रॉम फर्स्ट में चलेंगे, ये रफ करते हैं, इसको पहले लिख लो, फ्रॉम फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट में क्या है, फ्रॉम फर्स्ट में क्या हो जाएगा, i इक्वल टू, साइन को तो मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, हम लोग इसको t मान लिए, t, और cos ax प्लस b, dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन a इंटू कॉस ax प्लस b। देखो cos ax प्लस b कैंसिल आउट हो गया, 1 अपॉन a कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, t का इंटीग्रेशन होगा, तो 1 अपॉन a बाहर आ गया, अपॉन t का इंटीग्रेशन dt, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 1 अपॉन a टी स्क्वायर बाई 2, है ना। तो i इक्वल टू क्या आ गया, t का वैल्यू क्या था, साइन ax प्लस b था, तो साइन स्क्वायर ax प्लस b अपॉन 2a, है ना, प्लस c। देखो ये भी आंसर छोड़ दो चलेगा, इसको और मैं रिजॉल्व करूंगा ना, देखो साइन, मैं हिंट बस कर देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो दो आंसर पहले वाले मेथड से आया था तो वैसा ही आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। देखो 1 अपॉन 2 यहाँ पे बाहर निकाल कर उसको c में मर्ज कर देना, आंसर आ जाएगा, और नहीं भी करोगे यहाँ तक भी छोड़ दोगे चलेगा। याद रखना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अगर हमारे दो अलग अलग मेथड से करेंगे तो दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं है कि जो आपके बुक में एनसीईआरटी में वही आंसर आए, अगर मेथड मेरा अलग रहेगा, हम लोगों का मेथड अगर अलग रहेगा तो आंसर अलग भी आ सकता है। बस मेथड सही होनी चाहिए, नंबर भी भरपूर मिलने वाला है, नंबर भी नहीं कटेगा ज़रा सा भी, ठीक है ना। बस अपना मेथड सही होनी चाहिए, आई बात समझ में। ये नहीं कि मेथड कुछ भी लगा दो, सर गलत भी हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, नंबर मिल जाएगा, नहीं, गलत नहीं होनी चाहिए, मेथड सही होनी चाहिए। आंसर अगर वेरी भी करता है जो बुक में है, वो अगर अपना आंसर नहीं भी आ रहा है, वो आंसर आ सकता है आगे और सिंप्लीफाई करने पे वही आंसर आएगा जो बुक में दिया हुआ है, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये भी एक दूसरा मेथड था इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो 5th हो गया, अब 6 करेंगे, लिखो इसको। ना क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से करेंगे और दोनों तरीके से यहाँ पे भी दो तरीके से करेंगे, तो ऐसा लग रहा होगा कि पिछला वाला सवाल जैसे दो तरीके से किए थे तो वहाँ पे दो अलग अलग टाइप के आंसर आए थे, यहाँ दोनों मेथड से सेम ही आंसर आने वाला है। तो पहला मेथड क्या है, हम लोग जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है उसको टी मान लो, लीनियर है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर लीनियर हो तो सिंपल उसको टी मान के इंटीग्रेट कर दिया करो। क्वाड्रेटिक हो तो नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक का अलग मेथड है। अगर लीनियर इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर हो तो उसको टी मान के डिफ्रेंशिएट करो, फिर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। टी लेट करना है तो डिफ्रेंशिएट तो करेंगे ही। तो सिंपल, पहला सिंपल है, आई इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स प्लस बी को टी मान लो, फिर क्या करेंगे, मानने के बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट, अच्छा डिफ्रेंशिएट क्यों करते हैं वो भी बताता हूँ। डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग डी टी लाने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पे टी रखूँगा, ए एक्स प्लस बी को टी लिखेंगे तो अंडर रूट टी डी एक्स। अब देखो जरा यहाँ पे फंक्शन ये किसका बन गया, टी का फंक्शन बन गया, और किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। फंक्शन जिसका फंक्शन होता है ना, जैसे ये अंडर रूट, ये किसका फंक्शन है, टी का, तो ये टी के ही रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। आ रही है बात समझ में। तो इसीलिए ऑपरेटर भी यहाँ पे डी टी होनी चाहिए, ये डी एक्स है, तो डी टी ऑपरेटर, डी टी लाने का क्या तरीका है, डिफ्रेंशिएशन, है ना। डी टी लाने का क्या क्या तरीका है, डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये टी लेट कर लिया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, डी ए एक्स प्लस बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसका डिफ्रेंशिएशन अलग अलग करके कर लेंगे ना, डी ए बाहर कर लीजिए अपॉन डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो क्या मिलेगा, ए इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, डी टी बाई ए आ जाएगी। अब क्या करना है, फ्रॉम फर्स्ट चलो, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में क्या है, इसको टी माने हुए हैं तो अंडर रूट टी डी एक्स की जगह पे डी टी बाई ए, तो ए को आई इक्वल टू चल रहा है, ए बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन ए बाहर, टी अंडर रूट टी का मतलब टी का पावर हाफ, टी का पावर हाफ डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा,
आई इक्वल टू, अरे यार एक मिनट, आई इक्वल टू क्या आएगा 1/a, टी का पावर 1/2 + 1 अपॉन में भी 1/2 + 1 है ना। 1/2 + 1 कितना होगा 3/2, तो i इक्वल टू 1/a, टी का पावर 3/2 अपॉन में भी हो गया 3/2, तो आंसर आ रहा है i इक्वल टू 2 पर चला जाएगा है ना, 2/3a, टी का वैल्यू यहाँ पे रख दो, टी का वैल्यू क्या है ax + b, तो हो जाएगा ax + b का पावर 3/2 + c। आई बात समझ में, लिख लो इसको। देखो यहाँ पे कहने को ये मेथड सेकंड है, लेकिन है वही मेथड। इसमें क्या है ईजिली मैं ये समझाने का मेरा एक ये मोटिव है यहाँ पे कि आप कॉम्पिटिटिव में या फिर ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम ना लो। देखो क्या है कहने का मतलब, जितने भी तुम लोग डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्वेश्चन ये किए हो, इंटीग्रेशन में जितने भी आइडेंटिटी पढ़े हो, जो फॉर्मूला पढ़े हो, वो x के लिए लीनियर होता था। जहाँ पे भी जैसे d sin x, तो x लीनियर है cos x, या फिर e की पावर x, तो x है, तो x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे ax + b भी आ सकता है। जैसे मान लो हमने क्या पढ़ा था, एक क्वेश्चन x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या पढ़े थे हम लोग, x की पावर n इंटीग्रेशन क्या पढ़े थे, x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 पढ़े थे। तो x की जगह पे अगर ax + b भी आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका भी फॉर्मूला यही हो जाएगा ax + b की पावर n + 1 अपॉन में n + 1, बस थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना है। जैसे मान लो अभी किए थे, जैसे मान लो log x का, अच्छा log x का तो नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x है ना, log x + c। तो अगर मैं x की जगह पे मान लो रख दिया -2x + 3, तो देखो x की जगह पे लीनियर ही आ गया, ax + b ही आ गया, तो इसका भी आंसर हो जाएगा log of 2x - 3, बस x का कोफिशिएंट डिवाइड करना है। x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो -2 को डिवाइड करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जितने भी इंटीग्रेशन में आप लोग फार्मूला पढ़े हो, x के जगह पे अगर ax + b आ जाएगा तो इंटीग्रेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ सेम रहेगा। जैसे log हो गया तो log जो भी है x था यहाँ पे तो x आ गया, यहाँ पे -2x + 3 है तो -2x + 3 आ गया, बस थोड़ा सा चेंज करना है, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना है ना। तो वही इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखो हमारा यहाँ पे देखो ये क्या है, ax + b का पावर क्या है, हाफ है, तो लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ax + b का पावर हाफ लिख देते हैं, है ना, हाफ dx। अब बताओ यहाँ पे x का पावर हाफ होता तो आराम से इंटीग्रेट कर देते, तो x की जगह पे क्या है ax + b है, तो x की पावर n होता तो कर लेते, मतलब हाफ है, n की जगह पे हाफ है, तो x की जगह पे ax + b आ गया है तो कर सकते हैं आराम से, यही वाला आइडेंटिटी लगा के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, i इक्वल टू x की जगह पे बस क्या लिखना है, ax + b क्या होता है, हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, बस करना क्या है, x का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना। x का कोफिशिएंट क्या a है, लीनियर में ऐसा करना है ना, लीनियर में ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, x की जगह पे ax + b आ सकता है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ + 1 3/2 और हाफ + 1 3/2, तो a × 3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 2/3a। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, i इक्वल टू 2 × ax + b की पावर 3/2/3a + c। तो इसमें दोनों तरीके से भी आंसर अपना सेम ही आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, लिख लीजिए इसको पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में है, देखो x × √x + 2 dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसके भी मैं 2 मेथड बताऊंगा इसको इंटीग्रेट करने का। तो पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे क्या अभी तक जो भी क्वेश्चन करते हैं क्या सोचते आए हैं कि किसी का डिफ्रेंशिएशन देखो यहाँ पे है कि नहीं, जो भी है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे x + 2 को t मान लेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, जो है नहीं। फिर भी यहाँ पे ये अगर स्क्वायर रूट में है ना तो इसको t मान लो, फिर भी अगर ये स्क्वायर रूट में है तो इसको t मान लो, तो इससे होगा क्या, देखो बताते हैं। x + 2 को अगर तुम लोग t मान लोगे तो फिर डिफ्रेंशिएशन तो करना ही पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में, तो dx + 2/dx इक्वल टू
डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो देखो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी, है ना, डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ फ्रॉम 1 चलते हैं। अच्छा थोड़ा ऊपर से लिखता हूँ मैं, फ्रॉम फर्स्ट, फ्रॉम इसको 1 मान लो, फ्रॉम फर्स्ट में चलते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x को क्या माने हुए थे देखो ज़रा। अब अगर हम x को x प्लस 2 को t माने हुए हैं, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि x की वैल्यू t माइनस 2 होगी, तो वो यहाँ पे रख दो, x की जगह पे रख दो t माइनस 2। क्यों, सारे एक्सप्रेशन को t में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर होगा वो dt होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये तो t माने हुए x प्लस 2 को, तो ये अंडर रूट टी डी टी। अब बताइए इसको ओपन कीजिए, तो ये t इंटू अंडर रूट टी होगा, t इंटू अंडर रूट टी होगा, है ना, माइनस 2 इंटू अंडर रूट टी डी टी होगा। आई बात समझ में। अब सुनो, यहाँ पे t का पावर 1 है और ये t का पावर क्या हाफ है, तो बेस सेम होता है अगर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो 1 प्लस हाफ 3/2। तो इंटीग्रेशन कर देंगे t का पावर 3/2 डी टी, माइनस 2 बाहर कर दो और यहाँ पे t का पावर हाफ डी टी। अब बताओ t का पावर 3/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही x की पावर n वाला, n प्लस 1, 3 का पावर t प्लस 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी का पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ पे देखो 1.5 है, ये 3/2 1.5 है, 1.5 में एक ऐड करेंगे तो 2.5 मिलेगा, मतलब 5/2। ऐसे भी सोचो, नहीं तो एलसीएम लेके कर लेना। तो 3/2 प्लस 1 कितना होगा, 5/2, अपॉन में भी 5/2 होगा, यहाँ भी 5/2 होगा, तो ये ऊपर जल चला जाएगा क्या 2, तो 2/5 हो जाएगा, है ना। और t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू x प्लस 2 था, तो t का वैल्यू x प्लस 2 रख दिए, और ये यहाँ हो जाएगा 5/2 प्लस, यहाँ पे बताओ कितना होगा, 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो माइनस में 2 इंटू 2 4/3 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या है, t के वैल्यू क्या, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस c, दिस इज द आंसर। तो देखो ये मेथड से किए, एकदम बच्चा वाला मेथड था जो स्क्वायर रूट के अंदर था, जैसे ये वाला टर्म, तो इसको मैंने क्या किया, t मान लिया। आई बात समझ में। अच्छा मान लो x प्लस 2 का पावर 4 होता, तो भी मैं उसको t ही मान लेता, इसी को, मतलब जिस लीनियर का पावर में कुछ होता, तो इस लीनियर का पावर में हाफ था, तो इसको t माने। इस मेथड से इस क्वेश्चन को किया। अगला मेथड स्मार्ट मेथड है, देखना उसमें करेंगे, उसमें कुछ भी लेट करने की जरूरत नहीं है, t वगैरह कुछ भी। तो पहले इस मेथड को लिख लीजिए। तो इसका देखो एक दूसरा मेथड है, क्वेश्चन नंबर 7 का। दूसरा मेथड कैसे करेंगे, देखिए इसको मैं कहता हूँ स्मार्ट मेथड। क्या, जैसा स्क्वायर रूट के अंदर एक्सप्रेशन है ना, वैसा ही एक्सप्रेशन बाहर बनाने की कोशिश करो। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, x प्लस 2, बाहर में भी x प्लस 2 बनाओ, तो वो कैसे बनेगा, प्लस 2 करना है, प्लस 2 करेंगे तो सेपरेट भी करना पड़ेगा 2 को। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस 2 किए, 2 अपने मन से ऐड किए, तो सेपरेट भी करना पड़ेगा, और ये हो गया x प्लस 2 डी एक्स। अब इसको देखो, यहाँ पे 2 टर्म है, दिस एंड दिस, इससे भी इंटू करेंगे और इसको इससे भी इंटू करेंगे। तो पहला वाला टर्म क्या है, x प्लस 2, फिर अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स, माइनस फिर 2 से करेंगे इंटू, तो 2 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। अब ज़रा ध्यान से देखो, x प्लस 2 का पावर 1 है, इस x प्लस 2 का पावर क्या है, हाफ है, 1/2 है ना, तो बेस सेम और इंटू होगा। देखो बेस सेम में इंटू हो रहा है, तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पे x प्लस 2 का पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस हाफ 3/2, 1 प्लस हाफ कितना 1.5, मतलब 1.5, 3/2 डी एक्स, माइनस 2 को बाहर कर दीजिए, और ये तो x प्लस 2 की पावर कितनी है 1/2 डी एक्स। अब सुनो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, x प्लस 2 का पावर 3/2 है, तो अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली अगर x की जगह पे ax प्लस b भी आ जाएगा और उसका भी पावर n होगा, जो यहाँ पे n बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो उसका भी इंटीग्रेशन वही होगा, क्या होगा, ax प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस करना क्या है, यहाँ पे x के कोफिशिएंट को डिवाइड भी करना होता है, तो x का कोफिशिएंट a है तो डिवाइड कर देंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ax प्लस b, a क्या है 1 है, x b क्या है 2 है,
तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+2 का पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1। और क्या करना होता है, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। तो x के कोफिशिएंट तो यहाँ 1 ही है, तो 1 से डिवाइड कर दिया, माइनस 2 × x+2 का पावर हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1 + c। बस लिखिए ज़रा, रुको रफ करके यहाँ पे अपन इसका आंसर, फाइनल आंसर लिख लेते हैं। देखो सेम आंसर आ रहा होगा, इस मेथड से भी किए तो वही आंसर आ रहा है ना। यहाँ पे कितना होगा, हाफ + 1 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5 x+2 की पावर, यहाँ पे कितना होगा, x+2 की पावर 5/2, यस 5/2 माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 1 2 पहले से है तो 4/3 हो जाएगा, और x+2 की पावर 3/2 + c इज़ द आंसर। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों, दोनों मेथड से इसमें सेम आंसर आया, तो ये एक स्मार्ट मेथड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कितना हो गया, 7 ना। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं, देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 1 + 2x²। उसको अगर हम t मानेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है क्या, दिख रहा है। इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x, तो x तो है सामने यहाँ पे, तो बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, 1 + 2x² को आप t मान लीजिए, मान लिए। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे या तो x के रिस्पेक्ट में या तो t के रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने लेट किया, अब कर दो डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। तो ये हो जाएगा d 1 + 2x का होल स्क्वायर अपॉन dx इक्वल टू dt/dx, है ना। बताओ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और 2x² का डिफ्रेंशिएशन 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू dt/dx। अब सुनो, हम लोग यहाँ थोड़ा सा ना, आप लोग को मैं लेवल आप लोग का ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे कैसा लेवल ऊपर, हम लोग क्या करते हैं बच्चों की तरह, यहाँ पे dx की वैल्यू लिख देते हैं dt/4x, फिर dx की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, x कट जाएगा। तो वो ना करके साथ ही साथ x × dx का वैल्यू निकाल लो, x × dx का वैल्यू लिख दो। तो देखो x को इधर dx को इधर भेज देंगे, तो x × dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/4। सेम ही बात है, तुम x को नीचे ले आते, काट देते, या फिर x × dx ही डायरेक्ट निकाल लो। अपना टारगेट क्या होता है, यहाँ से x हटाना, है ना। तो x × dx लिखो या फिर dx = dt/4x लिखो, x अपॉन में आ जाएगा तो फिर x कैंसिल हो जाएगा, या फिर यहाँ ऐसे रखो। तो x और dx का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे x और dx का वैल्यू क्या है, dt/4, तो ये हो जाएगा dt/4। और देखो तो इसको मैंने क्या माना है, 1 + 2x² को t माने हैं, तो ये √t हो जाएगा। और √t का 1/4 को बाहर लिख दो, √t का मतलब होता है t का पावर हाफ dt। तो 1/4 t के पावर हाफ का इंटीग्रेशन हाफ + 1 अपॉन हाफ + 1, तो ये हो जाएगा 3/2, t का पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, है ना, प्लस c। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/12, t का पावर 3/2 प्लस c। 2/12 को हम क्या ले सकते हैं, 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो 1/6। अब t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, 1 + 2x इसका स्क्वायर होल की पावर में 3/2 प्लस c इज़ द आंसर। आया समझ में, लिखिए, इतना सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 9 में है 4x + 2 स्क्वायर रूट के अंदर x² + x + 1, x² + x + 1। इस क्वेश्चन में देखो, स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसको तो t मानना ही होगा। स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम t मानते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या दिख रहा है, 2x + 1 दिख रहा है। क्या अपने पास इसका डिफ्रेंशिएशन अवेलेबल है, नहीं दिख रहा है अवेलेबल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो तो 2 अगर हम कॉमन लेंगे, ये 4x + 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x + 1 हो जाएगा ना। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, वो अगले स्टेप में करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं तो एक बार करके ही छोड़ दो, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 2x + 1 √x² + x + 1 dx। अब इसको फर्स्ट मान लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर जो, स्क्वायर रूट के साथ नहीं, स्क्वायर रूट के जो अंदर है उसको t मान लो, क्योंकि उसका डिफ्रेंशिएशन दिख रहा है। तो इसका अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ
साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। प्लस है तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वन बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2x, तो ये हो गया 2x प्लस डी एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। डी वन बाई डी एक्स, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब सुनो, या तो तुम लोग डी एक्स की वैल्यू निकाल लो या डायरेक्ट सिंपल जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए हैं, या तो डी एक्स इक्वल टू लिखो डी टी अपॉन 2x प्लस 1, फिर रख देना यहाँ पे डी एक्स की जगह पे डी टी अपॉन 2x प्लस 1, फिर कट कर देना, इसको यहाँ पे रख के कट कर देना। लेकिन हम लोग थोड़ा स्मार्ट बन गए अब क्या करेंगे, तो हमारे पास 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ गई है, डी टी आ गई है ना, डी टी। अब क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट चलेंगे, फ्रॉम फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या है, 2 इंटू देखो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, तो 2 इंटू अंडर रूट टी डी टी, है ना। तो यहाँ तक लिखिए, फिर रफ करके बताएंगे। यहाँ से अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन, मतलब टी का पावर क्या है वो, ये क्या 2 बाहर कर दो, ये टी इक्वल का पावर हाफ डी टी लिखा हुआ है, तो टी के पावर, तो यहाँ से 2 इंटू टी का पावर हाफ है, हाफ का इंटीग्रेशन हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस सी, है ना। हाफ प्लस 1 कितना होगा, 3/2, यहाँ भी 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 4/3। टी का वैल्यू क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का पावर 3/2, है ना, 3/2 प्लस सी, दिस इज आंसर। तो हम लोग आज के क्लास में 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हैं। इसमें कितने क्वेश्चन हैं, इसमें बच्चों ना 39 क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। तो हम लोग 9 क्वेश्चन आज किए, 9 क्वेश्चन आज किए, अगले वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। मतलब मेरा एक ऐसा अंदाज़ा है कि अपना 2-3 वीडियो में इसके सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे अपने, ठीक है ना। तो लगातार तीनों वीडियो देख लेना है अपने को, आप लोग एक ही बार बैठो और लगातार 3 वीडियो देख लो, ठीक है। तो आज तो बस पहला क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 9 तक 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मज़ा आया बहुत आप लोग के साथ। तो अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।